हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 11वीं की इतिहास का, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बनेगा ना, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। और ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है। वैसे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को पता है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में जो लिखा हुआ होता है वो ये एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है। पोल साइंस में आपने देख ही लिया था, हर एक क्वेश्चन जो था वो डिट्टो था। ठीक है। चलो, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डोंट वरी, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, आंसर भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जी पुनर्जागरण क्या है और पुनर्जागरण के प्रमुख कारण बताइए। तो सबसे पहले तो पुनर्जागरण का मतलब समझ लो। पुनर्जागरण है ना, एक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है रेनेसांस। ठीक है जी। रेनेसांस से निकला है। अब रेनेसांस को ना हम कहते हैं जी पुनर्जन्म। ठीक है। पुनर्जन्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जी पुनर्जागरण, मतलब पुनर्जागरण का मतलब एक तरह से होता है पुनर्जन्म। अब सर किस चीज का पुनर्जन्म? तो मैं आपको बता दूं, यूरोप के अंदर है ना 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ था यूरोप का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 14वीं शताब्दी से पहले जो जो बुराइयां थी ना समाज के अंदर, वो 14वीं शताब्दी के बाद खत्म होना शुरू हो गई। एक नए समाज का पुनर्जन्म हुआ, एक नया समाज बना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नया समाज कैसे बना? ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, बट पहले हमारे पुनर्जागरण की डेफिनेशन देख लेते हैं और अच्छी तरीके से। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा यूरोप महाद्वीप के देश पुराने विचारों को छोड़कर आधुनिक विचारों को अपनाने लगे थे। आधुनिक विचारों के साथ जीवन शैली में बदलाव आया, पुराने अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ और शिक्षा और ज्ञान का प्रचार हो रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि पुनर्जन्म हो कैसे रहा था, अचानक से 14वीं सेंचुरी में कैसे स्टार्ट हो गया ये? तो उसके कुछ कारण थे। पहला कारण है मध्य वर्ग का उदय। तो कुछ है ना मध्य वर्ग के लोग आने लगे। ठीक है। देखो, एक होते हैं बहुत ज्यादा गरीब, एक होते हैं बहुत ज्यादा अमीर, बट फिर मध्य वर्ग आने लगा। मध्य वर्ग क्या है, उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। समाज में जो जो बुराइयां थी ना, उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। तो इसलिए उस बुराइयां जो थी 14वीं शताब्दी में खत्म होने लग गई और समाज का नया विकास होने लग गया। दूसरा है जी प्रिंटिंग प्रेस का विकास। आपको पता है एक पर्सन था जिसका नाम था जोहान गुटनबर्ग, याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। उसी ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ठीक है। मतलब मुद्रित पुस्तकें वगैरह छापने के लिए जो मशीन होती थी उसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो उसके आने के बाद ना बहुत सारी बुकें वगैरह छपने लगी। ठीक है। उन बुकों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था। जब लोग उन्हें पढ़ते थे तो उनको लगता था कि हाँ यार, समाज में बहुत ज़्यादा बुराई है। जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके दिमाग में आया कि हमें ये बुराइयां जो है वो मिटा देनी चाहिए। तो इसी की वजह से जो है वो पुनर्जन्म जन्म हुआ समाज का, यूरोप समाज का। नेक्स्ट है कि सामंतवाद का पतन। सामंतवाद भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो जो लोग जो पहले सामंतवाद का मतलब होता है कि गरीब लोगों से फ्री में काम करवाया जाता था, बट उसका अंत हो रहा था और वो गरीब लोग भी पढ़ने लग गए थे। तो एक नए समाज का उदय हो रहा था, है ना, जब वो पढ़ने लग गए थे। दूसरा है धर्म युद्ध। तो बात क्या था कि यूरोप के लोग है ना एशिया के लोगों के साथ धर्म युद्ध में थे। ठीक है। बस इतना याद रखो, धर्म युद्ध में थे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये और बहुत पढ़ना, मतलब धर्म युद्ध का क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है। आएगा तो मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन है धर्म युद्ध का, बट बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं बताऊंगा। बस इतना याद रखो, यूरोप के लोग है ना एशिया के लोग से क्या थे, लड़ाई करते थे। बट जब उनको यूरोप के लोगों को, जब एशिया के लोगों के से मेल मिलाप हुआ, बातचीत हुई उनकी, ऐसा तो नहीं है कि सारे लड़ने गए थे। कुछ लोग जो थे, जो नॉर्मल लोग यूरोप के और कुछ नॉर्मल लोग एशिया के, जब आपस में मिलने लगे तो यूरोप के लोगों ने देखा यार ये तो कट्टर नहीं है, हम तो कट्टर है धर्म को लेकर। ठीक है। तो उनमें उन्होंने सोचा कि यार हम ये जो हमारे समाज में बुराइयां है ना, उसको मिटाएंगे और थोड़ा कट्टरता कम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी कि गतिशील एवं कलात्मक काल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो 14वीं शताब्दी के अंदर है ना, पुनर्जागरण होने का एक और कारण ये भी था कि उस समय ना बहुत सारे कलात्मक कला वगैरह आ रही थी। बहुत सारी नई नई बुकें लिखी जा रही थी, बहुत सारी नई नई खोज हो रही थी, बहुत सारे खगोलीय विज्ञान अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट वगैरह आ रहे थे, जिसकी वजह से समाज का क्या हुआ, विकास हुआ। जबकि ऐसा नहीं था 14वीं शताब्दी से पहले। 14वीं शताब्दी से पहले के टाइम को है ना मध्यकाल या अंधकार का समय माना जाता है, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि उस समय जो हमारी बुराइयां थी ना वो बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट है कि नई नई खोजें हो रही थी, नए नए सांस्कृतिक केंद्र वगैरह बन रहे थे। पुरानी पुरानी जो भी रोमन साम्राज्य की जो चीजें थी ना वो सामने आ रही थी, जिसकी वजह से कह सकते हो कि पुनर्जन्म या पुनर्जागरण हुआ समाज का, यूरोपीय समाज का। ठीक है। और विश्व आपस में जुड़ा। ओके जी, क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? बहुत अच्छे से पुनर्जागरण का मतलब समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, इस पीडीएफ के अंदर सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट फिर भी जिसपे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है। 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषता का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। जो पुनर्जागरण हुआ था ना हमारा 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी तक रहा था, तो उस समय के बीच में क्या क्या चेंजेस आए तो देखते हैं। तो 7वीं के मध्य यूरोप की सभ्यता में आया परिवर्तन। ठीक है। 14वीं से 17वीं होगा, ये 17वीं। ठीक है।
14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में क्या-क्या बदलाव आए हमारे समाज के अंदर, यूरोपीय सभ्यता के अंदर? पहला, नगर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। दूसरा, नगर सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, ये थोड़ा हटा लेना, नगर सभ्यता का विकास हुआ, ये एक चेंज आया। दूसरा, जो फ्लोरेंस है और वेनिस है, एक और बात, मैं आपकी है ना अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको फ्लोरेंस और वेनिस वगैरह और रोम वगैरह सारे के सारे मार्क करवाए थे। सेकंड टर्म के या फर्स्ट टर्म के जो भी मैप है ना, सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्री के मार्क्स होते हैं मैप के, देखना मत भूलना। ठीक है, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम वगैरह ना कला की का विद्या का केंद्र बन गए थे। तो ये हुआ था 14वीं से और 17वीं शताब्दी के बीच में। और क्या क्या चेंज आए थे? और हुआ था कि राजा और विशेषता, अब थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। ऊपर हमने देखा क्या क्या बदलाव आए थे, अब थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता क्या है? राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दी थी। पहले क्या मैंने आपको बताया था कि राजा और चर्च खासकर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि धर्म का उस समय बहुत ज्यादा बोलबाला था। बट जब जैसे जैसे नगर आने लगे तो चर्च ने थोड़ी सी स्वायत्तता, थोड़ी सी पावर देने लगी, पावर देना शुरू कर दिया नगरों को कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा धर्म से हटकर थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा छूट मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। मतलब अमीर लोग जो थे ना, वो जो कलाकार थे, अलग अलग कलाकार, क्योंकि 14वीं शताब्दी के बाद मैंने आपको बताया था बहुत सारे कलाकार वगैरह आ गए, तो उनको सहायता देना का काम करना शुरू कर दिया हमारे अभिजात वर्गों ने। नेक्स्ट है कि मुद्रण के आविष्कार से पुस्तक लोगों को प्राप्त होने लगी। ये भी मैंने आपको बताया था कि जोहान गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, है ना, बनाई थी, उसके कारण क्या था, बहुत सारे जो पुस्तकें थी वो बाजार में आने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म सुन सकता था, नहीं चुन सकता था। ठीक है, माफी चाहूंगा, खुद टाइप करा है तो डिफिकल्टी हो जाती है थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो चुन सकता था। ये एक अच्छी चीज हुई। मैंने बताया ना धर्म के कट्टर थे, पर 14वीं शताब्दी के बाद ये भी बदलाव आने लगा। नेक्स्ट है कि पुस्तकें छपने से लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि होने लगी। तो ये कुछ बदलाव थे जो हमारी सोसाइटी के अंदर आने लगे। और क्या थे? भूमध्य सागर विश्व का केंद्र बन गया था। ठीक है, पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि पहले क्या थे, यूरोप के लोग ये मानते थे कि जो चर्च है ना, वो है पृथ्वी का केंद्र, जबकि ऐसा नहीं था। फिर बाद में जब 14वीं शताब्दी में थोड़ी खोजें वगैरह हुई, तब पता चला यार भूमध्य रेखा जो होती है ना अर्थ के बीचों बीच से, जो 0 डिग्री से जाती है, वो है एक्चुअल में अर्थ के बीचों बीच। तो ठीक है, भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, यह विचार गलत सिद्ध हो चुका था। ठीक, भूमध्य सागर, हाँ भूमध्य सागर नहीं, चर्च कर लेना। चर्च जो है, डोंट वरी, जब मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डालूंगा ना, यहाँ पर डालूंगा तो सही कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, बताऊंगा मैं टेलीग्राम के बारे में। बट देखो, डायरेक्ट पीडीएफ उठा के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसी वजह से डायरेक्टली पीडीएफ उठा के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज आती है। और क्या क्या बदलाव आ रहे थे सर? और क्या क्या विशेषता थी? मानवतावादी संस्कृति का पनपना। मानवतावादी संस्कृति भी जो थी वो पनप रही थी। मानवतावादी के बारे में अभी मैं बताऊंगा, मानवतावादी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यानी मानवतावादी बेसिकली वो होते हैं जो मानव के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जो मानव के विचारों के बारे में, ठीक है, मतलब इनका फोकस हिस्ट्री वगैरह पे नहीं होता, इसका इनका फोकस जो होता है मानवता पे होता है, मानव पे होता है, मानव की फ्रीडम पे होता है, इंसान की फ्रीडम पे होता है। तो ये भी जो है, ये जो संस्कृति है वो भी आने लगी थी 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच। नेक्स्ट है कि अनुवादों का अध्ययन। अनुवादों का मतलब है बहुत सारी बुकें लिखी जाने लगी थी उस समय, और उनका ट्रांसलेशन होने लग गया था ऐसी भाषाओं में, यूनानी वगैरह भाषा में, जो यूरोप के लोग पढ़ सकते थे, तो उन्होंने वो बुकें भी पढ़ी। नेक्स्ट है कि कृतियों का जो प्रसार के लिए अनुवाद, बहुत सारी जो बुक्स थी ना, उनको ट्रांसलेट भी किया जाने लगा ताकि बाकी लोग भी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुनर्जन्म हुआ। ये तो हमको पता ही है, 14वीं शताब्दी के बाद जो है वो रोमन और यूनानी सभ्यता का पुनर्जन्म हुआ था, ये हमने देख ही लिया, रेनेसांस, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कोपरनिकसीय क्रांति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 का नहीं है, बट सुन लो ये कि कोपरनिकसीय क्रांति है क्या। देखो, पहले तो ये पढ़ना, फिर आपको समझ आएगा कोपरनिकसीय क्रांति क्रांति क्या है। देखो, ईसाई का विश्वास, ईसाई क्या मानते थे? ईसाई का विश्वास था कि पृथ्वी पोप से भरी हुई है, पापों से भरी हुई है, सॉरी मैंने पोप बोल दिया, पापों से भरी हुई है। ठीक है, या पापियों से भरी हुई है पृथ्वी। ठीक है, और पापियों की अधिकता होने के कारण पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। पहले ना ये माना जाता था कि अभी हम क्या मानते हैं, अभी ये मानते हैं कि जो सूरज है उसके ओर चारों के चारों चक्कर लगाते हैं, है ना, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बट पहले ईसाई धर्म के ये मानते थे कि पृथ्वी एक जगह ही रहती है, बाकी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, आगे सुनो। एक पर्सन थे जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बंदा थोड़ा दिमागदार था, इसने सही बात बोली। इसने बोला कि हम एक जगह नहीं है, बाकी हमारे चक्कर नहीं, हम सूरज का चक्कर लगाते हैं।
बट कोपरनिकस जो था वो थोड़ा डर गया था, उनको लग रहा था यार धर्म के खिलाफ बोलूंगा तो पता चले कि घर से उठवा लिया मेरे को, है ना। तो उसने जो है वो ज़्यादा कुछ करा नहीं प्रतिक्रिया। उनको लगा कि जो ईसाई जो होते हैं ना वो थोड़ा सा बुरा मानेंगे, जो क्योंकि वो खुद भी ईसाई था, पर उनको लगा था कि लोग है ना जो धर्मगुरु है वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और उनको बहुत गलत वलत करेंगे उनके साथ। तो इसलिए उन्होंने शांत रहना ही कर दिया, मतलब शांत ही रहे वो, ठीक है। कोपरनिकस एक निष्ठावान, खुद मैंने बताया निष्ठावान ईसाई थे, और इस बात से डरे हुए थे कि उनकी नई खोज से जो परंपरावादी जो ईसाई है ना वो अधिकारी जो है वो बुरा मान जाएंगे और विरोध करेंगे। इसी कारण से उन्होंने एक पांडुलिपि, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दी रिवैल्यूशनी बस, ठीक है। रिवैल्यू रिवैल्यूश रिवैल्यूशनी बस, ठीक है। रिवैल्यूशनी बस ये मतलब दी रिवैल्यूशन है वैसे तो, बट ये थोड़ा फ्रेंच नाम कह सकते हो आप, ठीक है। उसने ये बुक लिखी थी और उसने फिर ये प्रकाशित नहीं करी, इसी डर से प्रकाशित नहीं करी कि लोग जो हैं बुरा मान जाएंगे ये सारी की सारी चीज़ें। बट इसके मरने के बाद जो इसका एक अनुयायी था, ठीक है, अनुयायी जो था जिसका नाम था जोसिम रिटिकस, ठीक है, उसको ये बुक दे दी और उन्हें उसको बोला कि भाई छाप दियो मेरे मरने के बाद, ठीक है। तो इसके और उसके बाद है ना कुछ वर्षों बाद जो है वो खगोल शास्त्रियों ने भी इस बात का साबित कर दिया कि कोपरनिकस जो था बंदे ने सही बोला था कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। और इसी चीज को हम कहते हैं कोपरनिकस क्रांति। उनकी मृत्यु के बाद उनका यह दस्तावेज उनके शिष्य जिसका नाम था जोसेफ, क्या नाम बताया था, जोसेफ हमारा रिटिकस को मिली, ठीक है। और बाद में जो उन्होंने ये विज्ञान की दुनिया में क्रांति आई और इसी को हम कोपरनिकस क्रांति कहते हैं। कोपरनिकस ने ये बोला था कि जो पृथ्वी है वो चारों ओर चक्कर लगाती है सूरज के, ठीक है जी, ओके। और स्वर्ग और पृथ्वी में अंतर है ये भी बताया था उन्होंने, ठीक है। और इसी को हम कोपरनिकस क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में महिलाओं की क्या स्थिति थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है, बहुत बार, ठीक है। 3 नंबर में भी आ जाता है और ज्यादा बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। क्या क्या? पहली बात तो यह है कि नए विचारों से दूर रखा जाता था उस समय। देखो इस पे 16वीं लिखा है, आपको क्वेश्चन 14वीं से 17वीं भी पूछा जा सकता है, 16वीं भी पूछा जा सकता है, 15वीं भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअल में वो बस ये पूछ रहा है कि पुनर्जागरण के टाइम में महिलाओं की हालत कैसी थी? अच्छी नहीं थी, सिंपल, ठीक है। चलो, नई पहली तो उनको नई विचारधाराओं से दूर रखा जाता था, ठीक है। व्यक्तिगता मतलब इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, नागरिकता, इन विचारों से इनको दूर दूर रखा जाता था। दूसरा, कारोबार में राय देने का उनको कोई भी अधिकार नहीं था। उनको बोला जाता था घर बैठो काम करो और बड़बड़ नहीं करनी, ऐसा वाला, ठीक है। और अपने पति के कारोबार चलाने में राय नहीं दे सकती थी वो, ठीक है। नेक्स्ट, ये उनको अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है कि लड़कियों का भिक्षुआइन बनना, कारोबारी जो मैत्री के सुदृढ़ करने, मतलब अपना कारोबार को अच्छा करने के लिए ना दो परिवार क्या करते थे, आपस में अपने लड़कों का लड़की को शादी करवा देते थे। जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सामने वाला भी बिजनेसमैन है, मेरा दोस्त है, तो मैंने अपने बच्चों की शादी उसके बच्चे से करवा दी, ठीक है। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुआइन का जीवन भी बिताना पड़ता था, है ना। कि जाओ अब दहेज लेके आओ, दहेज नहीं लेके आओगे तो कल्टी हो लो, है ना। मतलब कहाँ पर मठों में, ये बोला जाता था, बुरी बात है ये, है ना। तो नेक्स्ट है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, थोड़ा सार्वजनिक जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी, वह घर घर के काम काज ही संभालती थी, ठीक है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी परिवारों में जो व्यापारी परिवार थे ना वहाँ की महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि जब उनके जो पति थे, जो दुकानदार थे, जब वो चले जाते थे ना तो उनकी जो दुकानें थी तो वो स्त्रियां ही संभालती थी, ठीक है। व्यापारी और साहूकार परिवार में महिलाओं की स्थिति, जब उनके पति लंबे समय तक, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, चले जाते थे तो उनकी फैमिली की जो महिलाएं थी वही चलाती थी। सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका, अभिजात जो संपन्न परिवार के विपरीत जो व्यापारी परिवार थे, यदि व्यापारी मतलब जो व्यापारी था वो कम आयु में मृत्यु हो जाती थी उसकी, तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बिजनेसमैन था या व्यापारी वगैरह था उस समय और वो मर जाता था तो उसकी वाइफ, जो अगर मान लो कम उम्र में मर गया, तो उनकी वाइफ जो थी उनके पति का पूरा काम करती थी। मतलब वो इस दुकान संभालना और जो भी व्यापारी की स्थिति मतलब अच्छी थी, व्यापारी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। महिलाओं द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य, अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन बनेगा इसका, सुनो। उस काल में ना महिलाओं को पहली बात तो पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है। उनको शिक्षा वगैरह नहीं दी जाती थी, मानवतावादी की शिक्षा के बारे में भी मतलब नहीं दी जाती थी शिक्षा, बट वो रुचि बहुत थी उनमें। तो यही बात लिखी हुई है, उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा
की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। उनको पता था कि ये पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है। महिलाओं ने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस की एक महिला थी जिसका नाम था कसांदा फेदले, ठीक है, जो यूनानी और लातिनी भाषा की विद्वान थी। आपसे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जो हमारी कसांदा थी वो कहाँ से थी, वेनिस से, या वेनिस से जो महिला रचनात्मक कार्य करती थी उनका नाम बताओ, ऐसे आ सकता है। उन्होंने लिखा था कि यद्यपि, या ऐसे भी आ सकता है कि ये लाइन किसने कही थी, कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना ही सम्मान का आश्वासन देती है, बट फिर भी महिलाओं को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ग्रहण करनी चाहिए शिक्षा। ये बात किसने कही थी, हमारी कसंदा जी ने, है ना। नेक्स्ट आते हैं कि मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते, ठीक है, मंटुआ की, मंटुआ एक जगह है, ये भी मैंने मैप में बताई थी। मंटुआ जो है, मंटुआ की एक जगह है जिसमें एक लेडी थी जिनका नाम था मार्चिसा इसाबेल दे इस्ते, जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था। ठीक है जी, चलो, मतलब राजाओं में भी ये थोड़ी स्थिति अच्छी थी इनकी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है जी हमारा, पुनर्जागरण काल में मानवतावादी एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, पुनर्जन्म तो आपको, पुनर्जागरण तो समझ आ गया कि नया समाज बना था। अब उस समय ना एक मानवतावाद एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है। अब देखो सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते थे, अभी हम देखेंगे। अभी है क्या मानवतावाद, सुनो। रियली सॉरी। मानवतावाद 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। इसको ह्यूमैनिट्स शब्द, ये ह्यूमैनिट्स शब्द से बना है, ठीक है, ह्यूमैनिट्स शब्द यानी ह्यूमैनिटीज वगैरह से बना है, आप कह सकते हो ह्यूमैनिट्स से बना है बेसिकली। तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ाते थे, है ना। ऐसे विषय जो धर्म ना होकर चर्चा और वाद विवाद से विकसित थे, ठीक है। कोई बोलता था कि जी जैसे मतलब इसमें ना भगवान की और वो बात नहीं करी जाती थी, है ना। इसमें बात करी जाती थी फैक्ट्स की। फैक्ट्स बताओ भाई कि क्या है, मतलब धर्म से हटकर। ये पहला ऐसा सब्जेक्ट था उस समय जो धर्म से हटकर था। बेसिकली पहले क्या थी, सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बट मानवता आने के बाद, मानवतावाद सब्जेक्ट आने के बाद धर्म से हटकर वाद विवाद जो विकसित होने लगे और चर्चा वगैरह होने लगी धर्म से हटकर। मानव को मानव होने के नाते सम्मान देना, ये बात बोली गई थी। धर्म वगैरह ना देखकर ये बात बोली गई थी कि धर्म वगैरह मत देखो, सिर्फ आप ये देखो कि वो मानव और मानव को अधिकार देना चाहिए, अधिकारों की बात हुई थी, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन आएगा कि मानवतावादी क्या सोचते थे और मानवतावादी जो है मतलब क्या क्या बदलाव लेकर आए, अभी ये भी क्वेश्चन आएगा, बट आप पहले आगे देखो। अब ये यथार्थवाद सुन लो क्या होता है। मानवतावादी समझ आ गया ना, कौन कौन से सब्जेक्ट है, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय वगैरह पढ़ाते थे। इनको ह्यूमनिस्ट शब्द से भी बनाया ये मानवतावाद शब्द। अब ये यथार्थवाद सुन लो, ठीक है। यथार्थवाद का क्या मतलब होता है, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं। तो यथार्थवाद क्या था, जिसमें शरीर विज्ञान, रेखा गणित, है ना। इसमें क्या होता है कि रियलिटी की बात होती है। एक्चुअल में इसको, यथार्थवाद को इंग्लिश में रियलिज्म ही कहते हैं, ठीक है, रियलिज्म ही कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस पे मतलब ये यथार्थवाद, जब ये नए नए सब्जेक्ट आने लगे, रेखा वगैरह गणित, रेखा गणित और ये अलग अलग जो सब्जेक्ट आने लगे, तो लोग जो थे वो यथार्थवाद, रियलिज्म की तरह ज्यादा सोचने लगे। वो है ना, मतलब भगवानों के बारे में जो चीजें थी वो थोड़ा कम सोचने लगे, और उन्होंने रियल फैक्ट पे करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। मतलब रियल चीजों पर बात करना शुरू कर दिया जो कि हमें दिखती है। भगवानों के बारे में जो है थोड़ा सा अलग, मैं भगवानों के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है जी। चलो, वैसे मैं मानता हूँ भगवान को। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, विशेषता बताइए मानवतावाद की, है ना। और अभिलक्षण बताइए। अभिलक्षण यानी कैसे पता चलता है हमें मानवतावाद के बारे में। सबसे पहले तो हम जो यही देख लेते हैं कि मानवतावाद की 4 प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो विशेषता क्या थी मानवतावादी की, पहले अच्छे लेखकों का उभरना। अब क्या था कि मानवतावाद सब्जेक्ट आ गया था जिसमें ऑल कौन कौन से, खगोलीय विज्ञान, है ना, और इतिहास वगैरह, नीति दर्शन, अलंकार शास्त्र, ये सारी की सारी चीजें आने लगी थी। और उसी के साथ साथ है ना, मानवतावाद जो थे वो जो है वो नया लेखकों का भी उभर, इसी वजह से नए लेखक आए। उन्होंने, जैसे शेक्सपियर हो गए, है ना। शेक्सपियर कोई भगवान के बारे में नहीं लिखते थे हमारे, वो लिखते थे फैक्ट्स, मतलब स्टोरी वगैरह, मतलब नए नई स्टोरी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी बुक्स वगैरह लिखी है जहाँ पर उन्होंने भगवानों के बारे में लिखा है। और बट उसके बाद क्या था कि शेक्सपियर ने क्या है कि फैक्ट्स वगैरह, रियल स्टोरी, रियल चीज़ों के बारे में, दांते भी थे एक, उन्होंने भी अपनी रचनात्मक वगैरह
मानव की भावना की दुर्बलता तथा शक्तियों की विवेचना करते हुए करी। मतलब उन्होंने बेसिकली मानव के बारे में लिखना शुरू किया, मानव की फीलिंग के बारे में लिखना शुरू किया। शेक्सपियर ने भी, आपने शेक्सपियर के बारे में सुना भी होगा, वो जो लव स्टोरी वगैरह भी लिखते थे बहुत सारे, है ना? शेक्सपियर की पोएम वगैरह, स्टोरी वगैरह सुनी हुई होगी आपने। तो वो यही भावनाओं के बारे में और उसके बारे में बात करते थे, मानवतावादी जो हमारे लेखक वगैरह थे। सेकंड है मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा जिसमें मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर जोर दिया जाने लगा था। ठीक है? मेन इसका ये मानवतावादी में ये पढ़ाया जाता था। मानवतावादी आत्मनिर्भर होने लगे। मानव धर्म तथा ईश्वर के लिए ही ना होकर अपने लिए भी है, यह तथ्य अब स्पष्ट होने लगा। मानवतावादी, मैंने कहा था ना, वो आत्मनिर्भर होने लगे। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने आप को भगवान से जोड़ने की जरूरत नहीं, अलग से भी जोड़ो, है ना? आपकी अपनी भी पहचान है ना, धर्म से हटकर। नेक्स्ट है कि विशेष महत्व पर जोर। अब इनका विशेष क्या महत्व था? उन्होंने कहा अपने जीवन को अधिक महत्व दो। विशेष जीवन मतलब विशेष जो महत्व था जीवन पर, ये लिख देना कि विशेषकर जीवन पर जोर। ठीक है? तो इसमें अपने जीवन का अपने विशेष महत्व पर जोर दिया, मतलब कहा कि अपने जीवन पर ज्यादा मेन फोकस रखो। ठीक है? नेक्स्ट है कि धर्म का निरंतर कमजोर होना। बेसिकली मानवतावादी जब इतनी सारी बुक वगैरह छाप रहे थे, है ना, भौतिक संपत्ति और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में छाप रहे थे, तो जो धर्म था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि मानव की बात होने लगी, है ना? पहले क्या था, सिर्फ धर्म की बात होती थी। जब मानव के जीवन की, मानव के सुखों की बात होने लगी, तो बहुत सारे लोग ये होने लगे कि यार धर्म में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिससे हम सुखी नहीं है। तो धर्म जो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव वगैरह में बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि वह आधार्मिक थे, मतलब धर्म को मानते थे। ठीक है? जैसे हमारे हमने ऊपर देखा, वो कॉपर निकस, है ना, निकोलस, वो भी बेसिकली भगवान को मानता था, बट वो रियलिटी में भी बिलीव करता था, है ना? तो यही बात भी है मानवतावादियों की। अब थोड़ा अभिलक्षण भी देख लेते हैं, सिम्टम्स, फीचर्स देख लेते हैं मानवतावादी की क्या क्या थे। तो पहला है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मानवतावादी थे ना, उनका यही विश्वास था कि हमें अपने निर्णय जो है, मानवतावादी क्या मेन फोकस क्या था, मेन विचारधारा क्या थी मानवतावादियों की, ये है क्वेश्चन। तो उनकी मेन विचारधारा यही थी कि व्यक्ति अपने बारे में निर्णय जो है वो खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति आधुनिक था। जबकि जो मध्यकालीन थे ना, वो चर्च के नियंत्रण में थे। तो मानवतावादी ये कहते थे कि मध्यकाल यानी 14वीं शताब्दी से पहले जितने भी लोग थे ना, वो सारे के सारे चर्च के पोप वगैरह की बातें सुनते थे। बट अब मानवतावादी पुनर्जन्म हो गया, तो बेसिकली मानवतावादियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद लो। नेक्स्ट है शिक्षा। जो व्यक्ति केवल धार्मिक शिक्षा जो व्यक्ति केवल धार्मिक शिक्षण ही नहीं करते, इसके अतिरिक्त व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ते और पढ़ाते थे। मतलब बेसिकली यही है कि जो मानवतावादी थे वो धर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते थे, जो उपयुक्त विषय पढ़ाते थे। इसके अलावा जो भी उपयुक्त विषय वगैरह पढ़ाते थे। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों तक उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त भी किया जाता था। क्या वर्ड प्रयुक्त किया जाता था? मानवतावादी, है ना? जो टीचर थे ना, जो पढ़ाते थे नए नए सब्जेक्ट, उनको मानवतावादी कहा जाता था। संस्कृति, यह विषय धार्मिक नहीं थे। जैसे आपको पता है कि मानवतावादी के जो भी विषय थे ना, वो धार्मिक नहीं थे और धर्मनिरपेक्ष विचार थे। मतलब धर्म से हटकर ये विचार थे मानवतावादियों के। ठीक है? मतलब मानवतावादी वाले सब्जेक्ट में ये बोला जाता था कि अपने इंडिपेंडेंट फैसले इंसान को खुद लेने चाहिए, धर्म पे नहीं आश्रय होना चाहिए। शिक्षा दी जाती थी, अलग अलग चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा देने वालों को मानवतावादी कहा जाता था। ये जो है वो धर्म की सिर्फ बल नहीं देते थे, ये जो है वाद विवाद पे भी बल दिया करते थे और ये धर्मनिरपेक्ष थे। धर्म के बारे में ज़रूरी नहीं है, सब धर्म को इक्वल मानते थे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बट पहले मैं बाकी क्वेश्चन करवाता हूँ क्योंकि बाकी छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इंपॉर्टेंट है बट बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? उन्होंने पोप के विरुद्ध आंदोलन क्यों किया? ठीक है? तो पहले आ जाते हैं हम हमारे मार्टिन लूथर किंग पे। ठीक है? तो अगर मैं हमारे मार्टिन लूथर किंग की बात करूं, तो मार्टिन लूथर किंग एक जर्मन भिक्षु थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ा था। मार्टिन लूथर किंग क्या सोचते थे? उनका मानना था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क करने के लिए पादरियों की जरूरत नहीं है भाई, हमें फादर वादर की जरूरत नहीं है, वो ये बोलते थे। क्योंकि उस समय जैसे बताया चर्च का थोड़ा दबदबा हुआ करता था। मार्टिन लूथर किंग द्वारा अनुयायियों को आदेश, मतलब जो लोग मार्टिन लूथर किंग को मानते थे ना, वो मार्टिन लूथर किंग उनको क्या बोलता था? उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि ईश्वर ही उन्हें एक सम्यक जीवन और की ओर ले जा सकता है। परंतु वो ये बोलते थे, मार्टिन लूथर किंग ने चर्च की जो कुरीतियां थी और कार्य का विरोध किया, इसलिए उन्होंने पोप के विरुद्ध मतलब
पोप के विरुद्ध विरोध किया। ठीक है, बेसिकली ये भगवान को मानते थे, बट ये बोलते थे कि यार ये जो चर्च वाला सिस्टम है ना, चर्च गलत वगैरह करती है, ये मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसके खिलाफ थे वो, तो इसलिए वो पोप के खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो पोप के खिलाफ थे। ठीक है जी, तो यही बात है। तो याद रखना, ये जर्मनी से थे। ठीक है, जर्मन भिक्षु थे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान था? अरबी, वैसे मैं बता दूं, ज्यादातर जो बुक वगैरह है ना, ट्रांसलेटेड बुक है ना, वो अरबी लोग ही ट्रांसलेट किया करते थे। अभी आगे आ जाओ नीचे, अब पता चलेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको आंसर। ठीक है, ये देखो, ये अरबी अरबी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पांडुलिपि का अनुवाद, जैसे मैंने बताया, अरब के विद्वान ने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद वगैरह सावधानी पूर्वक किया। उन्होंने प्लेटो और प्लेटो का अरबी भाषा में अफलातून अफलातून में अनुवाद, एक सेकेंड, उन्होंने प्लेटो का अरबी भाषा में अफलातून का अनुवाद नाम दिया था। ठीक है, मतलब उन्होंने अफलातून, प्लूटो को उन्होंने अफलातून कहा था, तथा अरस्तु का एरिस्टोटल में अनुवाद किया। मतलब नाम जो है उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया अरबियों ने, ये योगदान था आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी एरिस्टोटल कहते हैं, है ना, सुना होगा आपने। अरस्तु कम सुना होगा, एरिस्टोटल ज्यादा सुना होगा, है ना। दार्शनिक और धार्मिक तनाव, जो स्पेन के अरबी दार्शनिक जो थे, जिनका नाम था जो इब्न रशीद था वो। ठीक है, इनका नाम कुछ और था, इब्न रिश्द था, याद आ गया मेरे को, इब्न रिश्द था। ठीक है, डोंट वरी, जैसा मैंने कहा, पीडीएफ जब मैं दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मेन पॉइंट स्टडी 10th वाले 11th आर्ट्स ये वाला टेलीग्राम का नाम, जब मैं इस पर दूंगा तो ये सारी चीज़ें सही कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर लेना, और आपको पता ही है कि हमारा एक डिफरेंट चैनल भी है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, मेन पॉइंट स्टडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि 12th में हम साथ रहने वाले हैं, पता ही है आपको। ओके, और बाकी जो मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है, वीडियोस वगैरह जो है वो ऑनलाइन जो है वो एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करके कैसे पैसे कमा सकता है, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकता है, वेबसाइट वगैरह। वेबसाइट से एक और बात याद आई, मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, मेन पॉइंट स्टडी, बेसिकली वो जो है वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो क्लास 12th में जो नोट्स है आपको वेबसाइट पे मिले शायद, है ना, बट फिर भी अभी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बाकी हमारा ये भरत कुमार खोरवाल वाला ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। लाइव आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब एमसीक्यू वगैरह तो जो है वो ट्राई करूँगा। 12th में तो शायद यहीं पर लाइव आऊँ, क्योंकि ये वाले चैनल पे मैं लाइव नहीं आता इसी पे लाइव हूँ। ठीक है, तो इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। 2 लाख सब्सक्राइबर कभी सोचा भी नहीं था, एंड मेरे को पता है कि पुराने बच्चों ने जितना सपोर्ट किया उससे ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे। ठीक है, चलो दोबारा से आ जाते हैं हमारे किस पे, हमारे अरबियों पे। तो अरबी ने क्या बेसिकली किया था, इब्न रिश्द, मैंने नाम बताया था उनका, इब्न रुश्द लिखा हुआ है, इब्न रिश्द था जहाँ तक मेरे को पता है, बाकी मैं सही कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दार्शनिक ज्ञान और धर्म विश्वासी के बीच में तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। तो पहला तो ये था कि उन्होंने अनुवाद वगैरह किया बहुत बुक्स का। दूसरा था कि उन्होंने क्या था कि जो लड़ाइयाँ चल रही थी धर्म के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, तो उनको रुकवाने में इन्होंने बहुत कोशिश करी। नेक्स्ट पॉइंट था मानवतावादी विषय। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम पर कानून वगैरह, है ना, आयुर्विज्ञान हो गया, धर्म विज्ञान हो गया, कब दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ, और इसमें भी हमारे जो अरबी जो अनुवाद वाले थे ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और है अल का उल्लेख, जिन्हें इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता है। किनको? अल को। मैं अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न, मैंने कहा था ना इब्न है, इब्न रुश्द है, इब्न रुश्द और इब्न सिना को आयुर्विज्ञान और विश्वकोश के लेखक अल राजी ने अरबी भाषा के विरुद्ध विशेष उपद अल का उल्लेख किया, जो कि यूनान और अरबी भाषा के बीच संबंध को दर्शाता। अल मतलब महंगी बातचीत वाला, मतलब जो थोड़ा सा ज्ञानी हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये उनको उपाधि वगैरह मिली थी। तो मतलब अरबियों का योगदान वगैरह बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, डोंट वरी, जो छोटी छोटी मैंने मिस्टेक कर रखी है ना, वो मैं सही कर दूंगा। वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना भाई, ये हो जाती है यार दिक्कत, इतना सारा होता है तो। ठीक है, बाकी आई होप क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आते हैं कि अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है। 1429 और 1520 के बीच में कौन कौन सी भौगोलिक खोज हुई? तो अमेरिका की खोज हुई सबसे पहले, तो कब? 1492 में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की खोज हुई, कब हुई? वास्को डी गामा ने करी थी, कब करी थी? 1429 से 1500 इसके बीच में करी थी वास्को डी गामा ने, है ना। और गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, यानी ग्रेविटेशन की, न्यूटन ने करी थी, वो भी इस टाइम पीरियड के बीच में करी थी। और विश्व के सिद्धांत की पुष्टि, है ना, यानी गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की कि जी पृथ्वी घूमती है ना। तो ये सारे के सारे बदलाव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब आ जाते हैं जी वैज्ञानिक क्रांति पे। ये लीजिए हमारी वैज्ञानिक क्रांति, मतलब जो जो क्रांति हुई थी ना उसकी, जैसे कॉपरनिकस ने ये बोला था ना कि सारे के सारे जो सूरज है के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद कैपलर का ग्रंथ, कैपलर ने जो है वो कॉस्मोग्राफी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जो थी, जो कॉपरनिकस ने बोली थी, उसके सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया और बोला कि नहीं भाई सही बोला इन्होंने। तो ये चीज़ हुई थी। ठीक है। उन्होंने दीर्घ वृत्ताकार मार्ग की मतलब उन्होंने बोला कि एक्सिस पे घूमती है ऐसे। ठीक है। फिर गैलीलियो ने बताया था दी मोशन करके बुक, जिसमें उन्होंने क्या क्या मोशन वगैरह के बारे में और गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया था हमारे न्यूटन ने। तो बेसिकली ये जो जो हमारे वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने नई नई खोजें वगैरह करी थी। इसी टाइम पीरियड को हम वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था, क्योंकि बहुत सारी क्रांति हुई थी इतिहास में। मनुष्य की प्रकृति के ज्ञान, इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। मतलब बेसिकली लोगों की सोच बहुत बदल गई थी, लोग जो सोचते तो वो एकदम से चेंज हो गया। तो ये हुआ, और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? 16वीं सदैवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। उनको लगा जी भगवान जी नहीं है, उनको लगा जी प्रकृति है। वैसे तो हम प्रकृति को भी पूजते हैं, है ना, यस और नो। पेड़ पौधों को, सारी चीज़ों को पूजते हैं, पूजना भी चाहिए, है ना। बोला जाता है ना कि एक तो यार, एक है ना, मेरी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं एक वर्ड पकड़ता हूँ ना तो कभी जैसे है ना, पहले मैं यस सर ऐसे ऐसे बोलता था। तो आई होप ज़्यादा इरिटेट ना हो रहे हो आप, बट समझ गए ना। बेसिकली ये बता रखा है, जो संदेहवादी लोग थे और जो नास्तिक लोग थे ना, उनको वो अब बिल्कुल ही धर्म से हट गए। उन्होंने कहा भाई देखा ना, भगवान तो होते ही नहीं, प्रकृति होती है तो ये होने लग गया, समझ रहे हो। बाकी ये वाला क्वेश्चन, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर जो मैंने छुड़वाया था, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और लास्ट क्वेश्चन है, बस समझ लो ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है। जो कलाकार थे, कला वगैरह, वास्तुकला और जो ग्रंथ वगैरह थे जो उस समय लिखे वगैरह जाते थे, उससे जो मानवतावादी थे, मानवतावादी आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते थे, टीचर थे, उनकी उनके विचार फैलाने में बुकों का क्या योगदान था, कला का क्या योगदान था, ग्रंथ का क्या योगदान था, उदाहरण सहित बताइए। तो मैं एक ये पढ़ देता हूँ, बाकी आप एक बार रीड कर लेना, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बता रखा है। पहले के कलाकार द्वारा बनाए गए जो चित्र थे के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। ठीक है। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ना बेसिकली जो कलाकार थे उन्होंने पुरानी जो चित्र वगैरह थे उनसे क्या किया, पुराने जो चित्र क्या एक वास्तुकला है, कला है, तो पुराने उनका अध्ययन वगैरह किया और उनसे क्या किए, नई नई खोजें करी। ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो ना, मानवतावादी जो चीजें पढ़ाते थे, है ना, भौतिक विज्ञान के बारे में और जमीनों के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में, मानव के बारे में, है ना, उनके इतिहास के बारे में, तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली कला और वास्तुकला से बहुत ज्यादा मदद मिली इतिहास के बारे में जानने के लिए, है ना। यस और नो। देखो, इतिहास के बारे में जानना अगर आपको जानना है तो आपके जो पुरानी चीजें जो आपको मिलती है उसी से जान पाओगे। तो वास्तुकला जमीन के अंदर से जो मिली थी रोमन के टाइम के, उससे फिर जानकारी मिली नहीं मिली, यस और नो, मिली ना। तो यही चीज थी। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। बाकी जो हमारा 10th चैप्टर है और 11th चैप्टर है, मैं अपलोड अगर कर दिया होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। मैप की वीडियो देखना मत भूलना और सैंपल पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।